तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत और आप देख रहे हैं द देसी मार्केटर शो। मैं हूं एक ई कॉमर्स आर्किटेक्ट एंड ए कंटेंट मार्केटर और मेरा रोजाना का काम है लगभग 2 से 3 हज़ार वर्ड्स लिखना। बिकॉज कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट कंप्लीट विदाउट कंटेंट राइटिंग। और मेरे साथ हैं ललित भाई, जो कि एक डिजिटल फ्रीलांसर हैं, वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं और कंटेंट राइटिंग का भी काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आपको ललित भाई। तो इस बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं अपने शो के बारे में, जिसका नाम है द देसी मार्केटर शो, जिस पर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और कई ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आज ही हम ऐसे एक टॉपिक लेकर आए हैं, कंटेंट राइटिंग, जो कि कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे इस काम को जल्दी कर सकते हैं और कहाँ पर लोग कंटेंट राइटिंग में पीछे रह जाते हैं। और हम एग्जैक्टली। इसमें पूरे ये भी बात करेंगे कि अपने क्लाइंट को कंटेंट राइटिंग का वर्क कैसे डिलीवर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे जैन भाई से मैं बोलूंगा स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के। तो ललित भाई, अब ये बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हाँ, मैं तो ये भी अग्री करूंगा कि कंटेंट हार्ड होता है लिखना, इजी नहीं है हर हम्म किसी के लिए। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको एक डेफिनेशन पूछूं कि यार कंटेंट राइटिंग को लोग मुश्किल क्यों मानते हैं। हालांकि कंटेंट राइटिंग को। एक हाँ, सेकेंड, आप सॉरी। क्वेश्चन पूरा कर लिए। हाँ, क्वेश्चन पूरा कर। हालांकि ये है कि बहुत लोगों को ना ये बहुत इजी लगता है, मतलब स्टार्टिंग करते हैं हम्म कि हाँ कंटेंट ही तो लिखना है, ऐसे ही तो लिखना है। लेकिन यार जब हम डिलीवर करने जाते हैं ना, तब फट जाती है सबकी। मेरे साथ भी हुआ है, आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा। तो यही बताना था कि मतलब कहाँ लोग गलती करते हैं कंटेंट राइटिंग में और क्यों ये मुश्किल हो जाता है फ्यूचर। इसको ना सिंपल बताने के लिए मैं एक तो एग्जांपल का यूज करूंगा हम्म। कि जनरली क्या होता है, अगर हम एक खाना बनाने का प्रोसेस देखें, हम्म। जिसमें अगर हमको पता है कि हमको रेसिपी पता है कि खाना बनेगा कैसा, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है जो खाना बनाने के रिक्वायर्ड है रेसिपी में, तो खाना हम बिल्कुल कभी प्रेपर नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। इसलिए कंटेंट राइटिंग में बात करें, हमको पता है कि कंटेंट लिखना कैसे है, पर ये नहीं पता कंटेंट को रिसर्च कहाँ से करना है, कि हम्म। कंटेंट में लिखना क्या है। हमें उसके बाद टॉपिक के बारे में खुद ही जानकारी नहीं है, तो हम हम्म। उसको कंटेंट को लिख ही नहीं सकते। इसलिए लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी कोई नीश पकड़ ली जिसके बारे में उनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ नीश की बात करूँ, मेरे को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, अगर मैं उस पर कंटेंट लिखना चाहूंगा तो मेरे को काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे हो सकता हूँ, मेरा टाइम ज्यादा लग सकता है कंटेंट लिखने में। तो इसलिए मैं बोलूंगा लोग भी पीछे रह जाते हैं कंटेंट लिखने में। एग्जैक्टली। हम्म। हम्म यही होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि लोग तो बोल देते हैं कि हाँ कंटेंट लिख लेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन यू नो एक वो दिक्कत आती है कि मतलब टॉपिक्स की, मतलब कोई कोई टॉपिक्स इतने बड़े होते हैं कि आप खत्म कर ही नहीं सकते लिमिटेड वर्ड्स में, और कोई कोई टॉपिक इतने छोटे होते हैं कि आपको ना आपकी हालत खराब हो जाएगी रिसर्च करने में कि इसको लंबा कैसे खींचूं। तो वो जो क्लासिफिकेशन है कंटेंट की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कंटेंट किस किस तरह के होते हैं। सो बेसिकली इफ वी डिवाइड अ कंटेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट। वन इज अ रिस्पॉन्सिव कंटेंट, another one is a staple content, and third one is a pillar content. जो responsive content होता है, ये एक specific niche question का आंसर होता है। जैसे कोरा में डालते हैं ना लोग क्वेश्चंस, उसका आंसर होता है। वो एक तरह से रेस्पॉन्सिव कंटेंट होता है। लेकिन हम कंपनीज लोग वही क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके अपने ब्लॉग पोस्ट को और अच्छे तरीके से लिख के कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा है स्टेपल पोस्ट, विच आर लॉन्गर आर्टिकल, सोशली शेयरेबल आर्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 थिंग्स यू शुड नॉट डू इफ यू आर ओनिंग अ डॉग, है ना। ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा क्रिस्पी होते हैं, मतलब देखने में मजा आता है, फिर शेयर करते हैं लोग बहुत ज्यादा। उस तरह के आर्टिकल को स्टेपल कंटेंट कहते हैं। और थर्ड आता है पिलर आर्टिकल, विच आर लाइक थोड़े ब्रॉडर टॉपिक्स को कवर करते हैं और बहुत लंबे होते हैं, मतलब 4,000 5,000 वर्ड्स के होते हैं। अगर वर्ड लिमिट में डालूं तो एक रेस्पॉन्स कंटेंट का वर्ड लिमिट 1500 के 2000 के बीच में आना चाहिए, स्टेपल पोस्ट का 2000 से 3000 के बीच में, और पिलर पोस्ट अबव 3500। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है कंटेंट का, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, ताकि हम उस तरह के कंटेंट के ऊपर एक अच्छा रिसर्च कर सकें। जब रिसर्च के बारे में आ ही गए तो ललित भाई ये बताओ, आपका क्या प्रोसेस है रिसर्च करने का, फिर मैं बताता हूँ कि मेरा क्या है।
तो रिसर्च करने की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि रिसर्च करने का पार्ट कि आपके टॉपिक्स किस तरह के हैं, मतलब आपका जो नीश है जिस पे आप ब्लॉग लिखने वाले हो, आर्टिकल लिखने वाले हो, वो किस नीश से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं हेल्थ है या कोई जनरल टॉपिक है तो उसका रिसर्च पार्ट थोड़ा अलग हो सकता है, डिफरेंशियल हो सकता है। तो एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर एक जनरल टॉपिक को लेकर चलता हूँ कि आपको एक जनरल टॉपिक पर रिसर्च करनी है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट ने मेरे को वर्क दिया कि उसको एक आर्टिकल लिखवाना है फैशन के ऊपर, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी मैन की बियर्ड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच बियर्ड राइट। या फ्रेंच मोस्टेच, किसी तरह बात कर सकते हैं। तो उसका जो रिसर्च प्रोसेस होगा वो काफी सिंपल होगा। मैं उनसे पूछूंगा कि आपको किस कीवर्ड्स के लिए वो कंटेंट लिखवाना है। तो क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट्स को कई बार कीवर्ड्स देने पड़ते हैं कि आपके एग्जैक्टली। कीवर्ड से क्लाइंट्स वहां से पास करता है कीवर्ड्स, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। हाँ, तो उस पर फिर रिसर्च करता हूँ मैं, टॉप 10 आर्टिकल देखता हूँ उसमें क्या क्या आ रहे हैं। उसके बाद मैं उनकी लेंथ देखता हूँ आर्टिकल्स की सबकी। उसके बाद मैं देखता हूँ जनरली हम क्या फाइंड करते हैं, जो कि टॉप 10 में से टॉप 5 आर्टिकल्स होंगे जो उनमें कंटेंट होगा मेनली सेम होगा। राइट। हाँ, तो मैं एक रूल को फॉलो करता हूँ कि अगर कोई चीज अच्छी बेस्ट परफॉर्म कर रही है और आपके पास टाइम की कमी है तो उसी चीज को फॉलो कर लो। हाँ, हाँ, एक क्योंकि सिस्टम सेटअप आपके कर पास, लो हाँ बेसिकली। हाँ, क्योंकि आपके पास नए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो उसको मेथड को फॉलो करने के लिए मैं उन 5 आर्टिकल्स को निकालता हूँ जो टॉप हैं, उनको टैब में डालता हूँ पांचों में, उससे जनरली आइडियाज लेता हूँ। हाँ, अब मेरे पास कीवर्ड्स हैं, थोड़े बहुत आइडियाज हैं, फिर मैं उन कीवर्ड्स को लेके अच्छी कुछ टूल्स में जाता हूँ जैसे कि उबर सजेस्ट हो गया। हाँ, हालांकि आजकल तो मैं पेड टूल्स यूज कर रहा हूँ, एशरेफ, एसएम रश वगैरह। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इन टूल्स पे जाता था, जैसे कि उबर सजेस्ट हो गया आपका। और एक टूल मैं अभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, answerthepublic.com। बहुत इस पर अच्छा है। जाइए क्योंकि ये आपकी हेल्प करते हैं काफी ज्यादा कंटेंट ढूंढने में। तो हम्म। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कीवर्ड डालता हूँ, उससे मेरे को सारे रिलेटेड जो से भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, वो वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब दिखा देता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो हम बोलते हैं ना कि फाइंडिंग द क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस। हाँ, तो मतलब एग्जैक्टली। हाँ, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च का टाइम बच जाता है इस चीजों से। तो मेरे पास सारे कंटेंट आइडियाज आ गए, उससे मैं क्या करूंगा, आर्टिकल की हेडलाइन जनरेट कर लूंगा। तो मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप कुछ टूल्स का भी यूज कर सकते हो टाइटल जनरेट करने के लिए। हालांकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैं बोलता हूँ अगर आप किसी चीज आर्टिकल लिख रहे हो तो टाइटल खुद जनरेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि टूल्स जरूर। क्या है यार, एक तरह का एआई है, वो कुछ भी हम्म। रैंडमली बना देगा। पर आपको पता है आपको किस बारे में आर्टिकल लिखना है। तो कुछ एग्जैक्टली। हेडिंग्स प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद मैं टूल्स यूज करता हूँ ग्रामरली वगैरह, जिससे क्या होता है मेरा स्पेलिंग मिस्टेक, मेरा सेंटेंस प्रिपरेशन की जो गलतियां हो सकती हैं वो काफी कम हो जाती हैं। ये नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल कम हो जाती हैं, पर काफी कम हो जाती हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें लिखने का क्या फायदा होता है कि मेरा टाइम उससे बचता है, टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा। उससे मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो फटाफट मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं लोगों को बोलूंगा, कभी कभी लोगों को देखता हूँ तुरंत तुरंत स्पेलिंग्स को ठीक करने लग जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पूरा आर्टिकल लिखता हूँ उसके बाद स्पेलिंग ठीक करता हूँ, राइट। क्योंकि इससे क्या ना एक प्रोसेस एक बार में हो रहा है ना। फिर एक चीज और मैं लोगों से बोलता हूँ, आप इमेजेस पहले से फाइंड करके रखिए अपने आर्टिकल्स के लिए, जो राइट। लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग। अब मैंने सारी इमेजेस फाइंड कर रख ली, सारी टैगलाइंस निकाली, हेडलाइंस निकाली जो भी थी, सारे कीवर्ड्स निकाल लिए। अब मेरे पास क्या है, सारा सारा सामग्री आ गया, सारा रॉ मटेरियल आ गया, अब मेरे को सबको कंबाइन करना है। राइट। यहाँ पर क्रिएटिविटी काम आती है। ये हर बंदे की अलग हो सकती है क्रिएटिविटी, क्योंकि एक कंटेंट राइटिंग भी क्रिएटिव भी पार्ट है बहुत बड़ा, राइट। जिसको बोलते हैं। तो मैं इन सब चीजों को यूज करके एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख लेता हूँ 90 मिनट्स के अंदर, 1500 वर्ड्स का। हाँ, तो ये काफी इजी प्रोसेस है जो मैंने बताया है। इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, पर आसान भाषा में कहा जाए तो यही मेरा प्रोसेस होता है। हाँ। और ललित भाई, आपने जो प्रोसेस बताया, मैं तो हालांकि ये बहुत सही प्रोसेस है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ हम्म। कि मतलब मैं तो टॉपिक के टाइप के ऊपर रिसर्च करता हूँ। अगर लंबा हम्म। चलेगा टॉपिक तो यार मेरे को 4 दिन 5 दिन लगेगा यार। 5-5 हज़ार के आर्टिकल लिखोगे वर्ड के, हम्म। तब तो वो लंबा खिंचेगा ही, क्योंकि उसमें हम्म। रिसर्च भी बहुत चाहिए। पर जो हम्म। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत नीश होते हैं, उसमें आपको बहुत हम्म। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक अपना स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं अपने ब्लॉग्स में ऐसे लिख रहा था, लिखने के लिए आइडियाज ढूंढ रहा था। तो बेसिकली मेरा डॉग्स के ऊपर ब्लॉग है। तो मैं ऐसे जाता हूँ dogforum.com में। तो यहाँ पे जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि इस बंदे का एक कॉकर स्पिनियल का ब्रीड का एक डॉग है जो कि एग्रेसिव हो रहा है, तो इसके ऊपर लिखना। तो ये बहुत नीश क्वेश्चन है और इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख रखी है। हालांकि जो स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं उनको शायद ना जानने को मिले, पर आप यूट्यूब पे आके ये वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इतना नीश क्वेश्चन मिल गया कि 8 मंथ ओल्ड उसका पपी है, उसका ब्रीड मिल गया,
वो अग्रेसिव है ये पता लग गया, और कैसे किस सिचुएशन में अग्रेसिव होता है वो भी पता लग गया। अब इतना अच्छा क्वेश्चन है तो इसके ऊपर बहुत सिंपल सा हम लोग एक आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने ये आर्टिकल लिखा, इज योर कॉकस स्पिनल रियली अग्रेसिव और इज इट जस्ट अ फेज। और ये भी आपका ही मेथड जैसा आपने बताया था कि हेडलाइन खुद जनरेट करो, वैसे ही किया। पर इसके बाद का जो आंसर है वो मतलब क्या बोलते हैं, उतना हाई क्वालिटी का मतलब रिसर्च नहीं किया हुआ, क्योंकि इसके ऊपर आंसर बहुत ही कम मिले मुझे। जो ब्लॉगर्स थे वो ज्यादातर डॉग्स के अग्रेसिव फेजेस के ऊपर लिखते थे, कॉकस स्पिनियल के ऊपर बहुत कम ब्लॉग्स मिले जो कि ढंग के भी नहीं थे। मुझे कहीं साइंटिफिक पेपर्स को लेकर के किसी स्पेशल ट्रेनर को कांटेक्ट करके ये आंसर थोड़ा निकालना पड़ा। कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें थी जो कि हार्डली 2 घंटे में मिल भी गई थी। छोटे छोटे फॉरम्स में भी, जैसे ये फॉरम के नीचे भी बहुत सारे लोग ऐसा आंसर कर चुके हैं, इन सबसे एक आइडिया मिल गया जो कि लगभग आधा घंटा लगा। आधे घंटे में सारा रिसर्च मेरा कंप्लीट हो गया। अभी एक बंदा सर्च कर रहा है कि आर कॉकस स्पिनल्स अग्रेसिव, तो वो बंदा ये भी सर्च कर रहा होगा कि इनका क्या सिंड्रोम है, अग्रेशन को क्या बोलते हैं, क्यों ऐसे अग्रेसिव हैं, या फिर कैसे पता लगे कि एग्रेसिव है कि ये जस्ट एक फेज है। अगर एग्रेसिव है, अगर हाइपर हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए एग्रेशन कम करना है, अगर अभी अग्रेसिव हो रहा है उसको कम करने के लिए तो टिप्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कम करें। तो ये जो है, जो डॉग ट्रेनर्स के दिमाग में क्वेश्चन तो आती ही रहेंगी। जब आप रेस्पॉन्स पोस्ट लिख रहे हो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कुछ और क्वेश्चंस भी उठा लोगे। और ये जो है ना बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं ये लिखूं कि व्हाई आर दिस स्पिनियल डॉग्स स्पेनियल डॉग्स अग्रेसिव, वो व्हाई आर डॉग अग्रेसिव से बहुत अलग नहीं है, आंसर बहुत सेम है। मैं व्हाई आर डॉग अग्रेसिव का आर्टिकल पढ़ के भी इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट नो। तो बस वही है। तो जब मैं डिवाइड कर लेता हूँ अपने पूरे ब्लॉग को लेट्स से 10 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को अगर मैं बना दूं कि कुछ 200 वर्ड, तो आराम से मेरा 2000 वर्ड का एक आर्टिकल रेडी हो जाता है। तो इन केस ऑफ रेस्पॉन्स पोस्ट दैट वुड बी माय थिंग एंड माय स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर कैसे करते हो, मतलब रिसर्च कैसे, रिसर्च का तो मैंने बात भी कर लिया, स्ट्रक्चर कैसे करते हो अपने कंटेंट को? हाँ, रिसर्च की बात करूँ ना, और जो स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मैंने बताता हूँ कि मैं ब्लूप्रिंट फॉलो करता हूँ। जो मेरा ब्लूप्रिंट फॉलो होता है वो होता है वाई से, और एंड होता है आंसर पे पूरा। कि मतलब मैंने वाई से स्टार्ट किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके बाद एंड में आते आते सॉल्यूशन। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक करता हूँ। एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं स्टार्टिंग में दे देता हूँ। वो क्या करता है, जो ऑडियंस आती है उसको ग्रिप करने में हेल्प करता है। बहुत सही है ना, क्योंकि अगर वो ग्रिप नहीं कर पाएगा ऑडियंस, तो फिर कोई आर्टिकल पढ़ेगा नहीं, उतना लंबा आर्टिकल लिखने का कोई फायदा नहीं है मेरा फिर। राइट। हाँ, और फिर मैं दूसरी चीज बताता हूँ। जो मैं हेडलाइन यूज करता हूँ, टैगलाइन यूज करता हूँ, वो ऐसे यूज करता हूँ जिससे मेरे को आइडिया हो जाए कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रॉड निश में बात करें कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरे को उसको आराम से पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्या होगा एक्सप्लेन करने का 200 वर्ड्स के अंदर। राइट राइट। क्योंकि अगर किसी भी बात करूंगी तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग को एक ब्लॉग के अंदर नहीं समझा सकता डिजिटल मार्केटिंग क्या है। पर हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते इतना, तो ओवरव्यू बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में पॉइंट मिल गया, एंड पॉइंट मिल गया। तो ऐसी मैं 7 से लेके 8 हेडिंग्स यूज कर लेता हूँ जिसके मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता चल जाए, इस तरह मैं क्या कंटेंट लिखना है। उससे मेरा सारा काम आसान हो जाता है। मेरे को सिर्फ हेडलाइन देखनी है, उसके ऊपर कंटेंट लिखना है 200 वर्ड्स का। और इससे क्या होगा, मेरा 1500 वर्ड या 2000 वर्ड का आर्टिकल 90 मिनट्स के अंदर आराम से रेडी हो जाता है। 1-1.5 घंटे के अंदर बेसिकली। हाँ, आराम से। और मैं भी ये बोलता हूँ जो ब्लॉगर्स होते हैं लेट्स से कि हर रोज, हालांकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, हर रोज अगर आप 90 मिनट्स दे सके या फिर 2 घंटे दे सके पे ब्लॉग को, एक साल में आप 300 ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रैफिक यू विल हैव आफ्टर 1 ईयर, राइट। और जो बात भी करते हैं ना ब्लॉग्स की, तो हम एक बोलते हैं कि पैटर्न फॉलो करो। मतलब फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एन ऑन जनरल टॉपिक, वो क्या ऑडियंस लेकर आएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप उस समय रिसर्च करोगे, आप आर्टिकल लिख रहे हो, आपके पास ऑडियंस नहीं आ रही है, तो मतलब मैं बोलूंगा कि आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए कोई नहीं है, तो आपका जो आप मेहनत कर रहे हो थोड़ा सा वेस्ट टाइप भी हो सकता है स्टार्टिंग में। क्योंकि हाँ, क्योंकि एंड टाइम में तो आपके पास ऑडियंस आनी है अगर आप ढंग से कर रहे हो तो। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में जनरल टॉपिक्स फॉलो करता हूँ कि जिससे को मेरे को ईजी हो जाए आर्टिकल लिखने में, कंसिस्टेंट रह पाऊँ और ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँ। ठीक है, वो कंटेंट मेरा ऑडियंस लेकर आता है। अच्छा। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ शॉर्ट टर्म कंटेंट पे, जिस पे रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे वैल्यू ऐड होती है लोगों की। वो क्या करता है, जो ऑडियंस आ रही है उसको होल्ड करके हेल्प रखता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंस्टाग्राम पेज की बात करें किसी की, अगर वहां पर आप तुम रोज कंटेंट डाले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपकी रीच बढ़ेगी ना। राइट राइट। हाँ, आपकी कहीं ना कहीं से ऑडियंस आएगी ना। हम्म फिर उस ऑडियंस को आप कैसे होल्ड करके रखते हो, ये आता है कंटेंट का आपका पार्ट पूरा। तो इस हम्म। तरह से मैं कंटेंट का पूरा ब्लूप्रिंट बना के रखता हूँ सारा। अब मेरा और ये प्रोसेस ना आप एक आपसे सब थोड़ा ब्लॉक। उल्टा है हाँ ललित भाई। आप जैसे करते हो, आप हाँ। जनरल टॉपिक्स पे ऊपर पहले लिखते हो, अगर मैं लिखूं तो मैं हम्म स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर पहले लिखता हूँ। जैसे ये अभी बहुत बताया कि ये रिस्पॉन्स पोस्ट हैं, बहुत ज्यादा नीश काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो मेरा ये मानना है कि लेट्स से कि एक नीश ये पोस्ट लिख दिया मैंने, और लेट्स से ये एक पोस्ट मेरे ब्लॉग पे सौ महीने में 100 लोग लाना कौन सी बड़ी बात है एक पोस्ट के लिए, राइट? अगर इस तरह के मेरे पास 100 ब्लॉग पोस्ट हैं, तो हम्म 100th डे के बाद मेरे ब्लॉग पे लगभग 10,000 व्यूअर्स तो आ ही रहे होंगे। तो हम्म ये मेरा टेक्निक है। हालांकि ये थोड़ा अलग है कि मतलब मेरे पास एक अपनी टेक्निक है खुद को मोटिवेटेड रखने की, कंसिस्टेंट रखने की। अगर जो बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, उसको अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनरल टॉपिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म बट मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले ये नीश टॉपिक्स पे लिखता हूं, क्योंकि लिखना बहुत हम्म ईजी होता है इनके लिए। हम्म मतलब ये आपके आंसर वही फोरम्स में मिल जाएंगे, आपके आंसर्स वही छोटे मोटे ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं है। क्योंकि ये जो हम्म बड़े ब्लॉगर्स हैं ज्यादातर बड़े कीवर्ड्स जैसे ब्रॉडर टॉपिक को पहले कवर कर लिए होते हैं, हम्म तो वहां पर रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म तो रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो नीश क्वेश्चंस बहुत सही हम्म होते हैं टारगेट करने के लिए। हम्म। लेकिन ना ये बात होती है कि मैं इसको क्यों फॉलो करता हूँ अपने वाले पैटर्न को। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को एसईओ पे बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, कीवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ और हम्म आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा ये तीसरा चौथा आर्टिकल है और मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन जब बंदा मेरी वेबसाइट पर आता है, मेरी वेबसाइट को पूरा दिखता है, बोलता है इस वेबसाइट पर सिर्फ 4 आर्टिकल हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पे इंप्रेशन बन जाता है कि नया आया है मार्केट में, अभी हो सकता है जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो उतनी ट्रस्टवर्दी ना हो। और इसमें तो है ना, ललित भाई समझ रहे हो पिलर जैन भाई मैं आर्टिकल क्या कहना लिख चाह रहे रहा हो, हूँ। अगर ब्रॉडर हाँ कंटेंट पे लिखोगे हाँ। तब तो यार आपके आर्टिकल लंबे होंगे ना। हम्म। और लंबे होंगे तो आपको हाँ तो ज्यादा उससे टाइम मेरे को क्या लगेगा। हेल्प, हाँ, हम्म जो मैं आप बता रहे हो मैं जनरल टॉपिक लिखता हूँ, वो मेरा प्लेयर आर्टिकल का काम करते हैं, वो सारा स्पेसिफिक कर देते हैं पूरा। उसके बाद मैं आता हूँ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने पे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे होते हैं। वो क्या करते हैं, मेरी लिंकिंग में भी हेल्प करते हैं। हम्म। इंटरलिंकिंग में वो काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि मेरे जो ब्रॉडर आर्टिकल हो गए हैं उसको मैं इंटरलिंक कर सकता हूँ नए आर्टिकल से, तो कहीं ना कहीं मेरे सारे आर्टिकल कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एक पूरा आर्टिकल, तो मेरे को पता है अगले जो मेरे अगले आर्टिकल्स आएंगे वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सब हेडिंग्स होंगी, उसके ऊपर आएंगे सारे। तो इस हम्म। पैटर्न को फॉलो करता हूँ मैं। और मेरा उल्टा होता आप है। कभी तो ये तो मैं हाँ सबसे पहले हाँ। नीश कर लेता क्योंकि हूँ, फिर बाद में पिलर हम्म लिखता हूँ। हम्म, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना, अपने इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं ना, बाद में तो पर्सनल लाइफ में जाते हैं ज्यादा फिर। अगर मैं हाँ बात लेकिन करूं व्हाट पर इज, यहाँ पर हम हाँ लोग इंट्रो नहीं दे रहे ना, यहाँ पर हाँ, देखो। इंट्रो नहीं दे रहे, हाँ। हाँ यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ हम्म पे इंट्रोडक्शन की उतनी जरूरत नहीं है। हम्म मेरा मानना वही है कि हाँ हम्म लेट्स से कि आप बहुत बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट बनाने का कोशिश कर रहे हो, हम्म, तो शायद आपको पिलर से स्टार्ट करना चाहिए। बट लेट्स से आप एक हाँ न्यूबी ब्लॉगर हो एंड यू आर हाँ। जस्ट स्टार्टिंग आउट, और वहां पर आपको पहले क्या ट्रैफिक ही लाना है बहुत सारा, हम्म तो इन दैट केस आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू स्टार्ट विथ निश आर्टिकल, देन गो टू कर सकते पिलर। हो। हाँ, पर लेकिन ना मेरे को कहीं ना कहीं वो अपने अंदर से लगता है कि यार वो थोड़ा सा मेरे आर्टिकल्स की जो प्रोसेस होता है या आर्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है, सारे जितने आर्टिकल्स लिखता हूँ कहीं मैं उसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नो, उसकी, हाँ नॉट मैं रियली। बताता हूँ, एक्सप्लेन हाँ करता हूँ क्यों। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट इज एसईओ, हम्म हमने आर्टिकल लिख दिया, तो मेरे को क्या लगेगा, मैं उसके बाद ये नहीं लिखूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो उसके पीछे का टॉपिक हो गया, क्योंकि एसईओ एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हम्म है ना। तो मैं हम्म। अगले जो आर्टिकल लिखूंगा वो एसईओ के अंडर ही लिखना चाहूंगा, अच्छा, आप क्योंकि उस तरह से हाँ बोल मैं रहे इस हो। तरह से, हाँ मैं उस तरह से बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास एक कैलेंडर रेडी होता है। जैसे कि अभी हाँ। आप एसईओ की बात कर लिए, तो लेट्स से हम्म एसईओ फॉर ई कॉमर्स है, लेट्स से एसईओ हम्म फॉर पेट ई कॉमर्स हो गया, बहुत नीश हो गया, नॉट जस्ट ई हाँ कॉमर्स, पेट ई कॉमर्स, उसका फिर एसईओ, नॉट हाँ एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो हाँ। उसमें मैं ऐसे तो कवर करता आपने भी तो हूँ। वही चीज की ना, एसईओ के बारे में बात करी ना, अच्छा हाँ बताओ। लेकिन मैं लिखूंगा ही नहीं एसईओ के ऊपर, बिल्कुल भी हाँ नहीं लिखूंगा, स्टार्टिंग करूंगा पेट हाँ। ई कॉमर्स के ऊपर एसईओ का। लेकिन मेरा एक हम्म कंटेंट कैलेंडर रहेगा कि यही पेट ई कॉमर्स हम्म एसईओ के ऊपर 7 आर्टिकल्स पहले लिख लूं, उसके हम्म बाद मैं लिखूंगा कि एसईओ फॉर ई कॉमर्स, हम्म या फिर एसईओ फॉर लेट्स से आज लिख लिया हमने पेट ई कॉमर्स, कल लिखूंगा गराज सेल्स, परसों लिखूंगा हम्म एसईओ फॉर होटल्स। इतने सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद मेरे को एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद 8वां आर्टिकल जो है वो पूरा पिलर रहेगा, जो कि हर एक छोटे छोटे आर्टिकल्स के साथ लिंक कर लेगा अपने आप।
उसमें ये सब फायदा होता है कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहता है बेसिकली पहले से ही, क्योंकि इन जनरल एसईओ और एसईओ फॉर पेट शॉप ई कॉमर्स इज लाइक हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो मतलब ये तो वही चीज होगी, आपका ज्यादा असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मेरा ज्यादा डिसेंडिंग टू असेंडिंग, इस तरह का अपने थोड़ा अपने सा। मेथड्स होते हैं लिखने के। वही है। अच्छा ललित भाई, ये बताओ कि अभी तो हम लोग के पास कंटेंट राइटिंग के वो भी आते हैं, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, तो डिलीवर कैसे करते हो आप? जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हाँ करेक्शंस करना है, ये करना है, वो छोटे छोटे करेक्शन करने देते हैं, तब कैसे डिलीवर करते हो? और वो करेक्शंस का जो मेथड होता है कैसा रहता है आपका? तो उससे पहले मैंने बोलता हूँ कम्युनिकेशन पूरी अच्छी तरह से करता हूँ मैं। जो भी मेरा क्लाइंट होता है उसको मैं साफ साफ बताता हूँ कि मैं 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखूंगा आपके लिए, और मैं आपको दो बार चेंजेस दूंगा। क्योंकि जो भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है उसको मैं अपना सबसे पहले सैंपल वर्क भेजता हूँ कि मेरा सैंपल वर्क है। क्योंकि बाद में मेरे से क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे को रिफंड दे दो, मेरे को आपका कंटेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं उसको 2 बार चीज चेंज करके भी बोल रहा हूँ। और चीज में मेरा ये नहीं है कंटेंट चेंज करके, मैं पूरा कंटेंट चेंज करके दूंगा। उसको अगर कुछ पार्ट पसंद नहीं आ रहा होगा तो मैं उसको चेंज करके दूंगा। राइट, और उसमें भी स्पेसिफिक होना चाहिए क्लाइंट को कि यहाँ मेरे को चेंजेस चाहिए। हाँ उससे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, मैं उससे सारी डिटेल्स देता हूँ कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपको स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए या आपको रिसर्च क्या पूरा कंटेंट चाहिए, कि इसमें पूरा सब एक्सप्लेन कर दूं मैं क्या प्रोसेस होता है, कि आप किसी एक कीवर्ड पर फोकस करना चाहते हो मेनली। तो ये सारे की चीज आपको क्लाइंट से पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप क्लाइंट्स को जान गए ना, अच्छे से क्लाइंट के इमोशंस को समझ गए, तो आप उसको ऐसी चीज दे पाओगे जिसको वो कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ मेरे साथ होता है ना ललित भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले हेडिंग्स मांग लेता हूँ क्लाइंट से। अगर वो एक टॉपिक दे रहा है मुझे, तो यार कंटेंट तो चलो मैं लिख लूंगा आपके हिसाब से, वो पूछ लेंगे कंटेंट का टोन क्या रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री के क्लाइंट होते हैं तो वो उतना इनफॉर्मल नहीं लिखते, उनका राइटिंग बहुत फॉर्मल सा रहता है। बोलते हैं ना, कोई कोई लोग बोलते आई एंड कोई कोई ब्लॉग में लिखते हैं वी, सो ना वो वाला फॉर्मल रहेगा कि इनफॉर्मल रहेगा। और हेडिंग सब हेडिंग्स क्या रहेंगे, आई मीन आई वोंट आस्क देम कि एग्जैक्ट सब हेडिंग बताओ कि किस टॉपिक पे सब हेडिंग डालें। बहुत बार ये होता है मतलब स्ट्रक्चर बता दो एक बार। स्ट्रक्चर बता दो, लेकिन बहुत बार क्या होता है क्लाइंट के पास होता नहीं है स्ट्रक्चर, तो उसके मैं तो एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ। मैं बोला भाई साहब ये स्ट्रक्चर जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्ट्रक्चर भी मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, कंपटीटर भी रिसर्च कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, देन इट वुड कॉस्ट अ बिट मोर। वो भी होता है। वो चीजें ना मैं कॉपी राइटिंग में करता हूँ, क्योंकि कॉपी राइटिंग के लिए वो चार्ज थोड़ा ज्यादा देते हैं। उसमें क्या होता है, मैं 1-to-1 कॉल करता हूँ उनके साथ पूरा एक माइंड मैप बनाकर सारी चीज समझता हूँ कि उनको क्या चाहिए, पूरा किस तरह का उनका टारगेट कस्टमर है, किस तरह की टारगेट ऑडियंस है उनकी। उसके हिसाब से मेरे को जब सारी चीज क्लियर हो जाती है ना, फिर मैं सारा उनको कंप्यूटर रिसर्च वगैरह करके तब कॉपी राइटिंग में स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, जनरली इतना पैसा पे नहीं करता क्लाइंट। करते हाँ हैं अगर क्योंकि आप फॉर, बिजनेसेस के साथ क्लाइंट हाँ बात बात कर रहे हो, करें जैसे कि बिजनेस की बात करें तो करो, मैं हाँ प्योरली बिजनेसेस के मैं साथ ब्लॉग्स काम और करता हूँ। आर्टिकल्स वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ उस केस में हाँ आप थोड़े क्या बोलते हैं लिबरल हो सकते हो, पर मैं स्ट्रिक्टली बिजनेसेस के साथ बात कर रहा हूँ। और बिजनेसेस का क्या होता है, मोटो यही होता है कि हर एक कंटेंट से भी मुझे सेल्स करानी है, तो वो कंटेंट भी कहीं ना कहीं कॉपी राइटिंग का पार्ट हो जा रहा है, तो वो उसमें वो भी जरूरी है कि हाँ यहाँ पे क्या डालें क्या नहीं डालें, वो भी एक बहुत जरूरी पार्ट है। और ये जो आप बात कर रहे हो ना, काफी मतलब ऐसे टॉपिक्स पे आप जब लिखते होंगे जो काफी रिसर्च करने वाले टॉपिक्स होते, जो काफी स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कुछ जनरल टॉपिक वाला इतना रिसर्च पे टाइम स्पेंड करेगा। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आर्टिकल लिखना है तो उस पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। जो जिस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल जाएगा उसको भी काफी डीप, जिसका जो कंटेंट राइटर हायर कर रहा है उसको भी काफी होगा कि ऐसा अच्छा कंटेंट राइटर मिले उसको एक। हाँ राइट। तो टॉपिक बिजनेस पे डिपेंड करते हैं सारे। हाँ डिपेंड करता है, और मैं भी ऐसा लेता हूँ तो हेल्थ के ऊपर लेता हूँ, पेट्स के ऊपर लेता हम्म हूँ, मार्केटिंग के ऊपर लेता हूँ, इस इन तीनों हम्म सेक्टर्स के अलावा मैं कहीं और लेता नहीं ज्यादातर। हम्म यही 3 सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर मेरे टॉपिक्स रहते आपको पता होना चाहिए आप किस चीज में अच्छे हो, फिर आपके पास वही है। सारा रास्ता क्लियर है। सही बात सही बात। हाँ और एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर आप किसी अच्छी चीज में अच्छे हो तो उसको अभी फ्री में मत करो। हाँ वो बात, थोड़ा सा भी पैसा लो लेकिन लो हाँ पूरा। उसका कोड भी तो है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो चलो गाइस, बहुत मजा आया ललित भाई के साथ बात करके, कंटेंट राइटिंग के ऊपर काफी क्लैरिटी आई। तो या, और अगर ऐसे आपको और बहुत सारे पॉडकास्ट या फिर वीडियोस देखने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।